बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मीडिया से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामला सामने आया है। जहां मीडिया के पूर्व अधीक्षक हिरासत में लिए गए हैं। सरकार ने कल ही हटाया था आईडी चौरसिया को। क्राइम ब्रांच ने कई घंटे तक चौरसिया से पूछताछ की। चौरसिया की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच जल्द कर सकती है पूरे मामले का खुलासा। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर आपको मालूम है भोपाल में भी और इंदौर में भी इंजेक्शन चोरी का जो मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में कल ही आईडी चौरसिया को हटाया गया था। क्राइम ब्रांच ने चौरसिया से पूछताछ की। इंजेक्शन चोरी मामले में हमीदिया के पूर्व अधीक्षक हिरासत में लिए गए हैं। सरकार ने कल ही हटाया था आईडी चौरसिया को। क्राइम ब्रांच ने कई घंटे तक चौरसिया से पूछताछ की और चौरसिया की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, इंजेक्शन चोरी मामले में बहुत बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं और जो आईडी चौरसिया से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रेनू लगातार इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगा रही थी कि आखिरकार हमीदिया अस्पताल जैसे कैंपस के सेंट्रल ड्रग्स स्टोर से इतनी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में आखिरकार ये 800 से ज्यादा रेमडेसिविर के इंजेक्शन कैसे चोरी हो गए। तो जब जांच की गई 35 से ज्यादा लोगों से जांच की गई, क्योंकि क्राइम ब्रांच को ये शक था कि स्टोर से कोविड सेंटर तक जो इंजेक्शन पहुंचाए जाते हैं, उस कड़ी में जितने भी लोग आते हैं उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भूमिका। और जब पूछताछ की गई, जब मुखबिरों से तमाम डाटा इकट्ठा किया गया, तो पता चला कि जो तत्कालीन जो अधीक्षक थे हमीदिया अस्पताल के, आईडी चौरसिया, जिनको कल ही सरकार ने अधीक्षक के पद से हटाने का काम किया है, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। यही कारण है कि उनको पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच जो है वो पुलिस लेके आई और करीब 5 घंटे कल रात भर उनसे लगातार पूछताछ की गई। अभी पुलिस की कस्टडी में आईडी चौरसिया है और लगातार ये पूछताछ की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 800 से ज्यादा जो इंजेक्शन थे वो कहाँ किन किन लोगों को दिए गए। जानकारी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही कि आईडी चौरसिया के जरिए ही ये तमाम जो 800 इंजेक्शन है जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको किसी दूसरे व्यक्ति को, रसूखदारों को सप्लाई उनके द्वारा किए गए, इस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही। कई हमीदिया के जो डॉक्टर्स हैं, कई हमीदिया के जो स्टाफ है, उनको ये इंजेक्शन दिए गए। तो चोरी का भी पूरा मामला जो है और जो शक की सुई है वो चौरसिया पर आकर रेनू रुक गई। यही कारण है कि अब चौरसिया की आने वाले समय में, क्योंकि तमाम सबूत चौरसिया के खिलाफ जा रहे हैं, जो तमाम जो रिकॉर्ड है, चाहे वो सेंट्रल ड्रग्स स्टोर के हो या फिर कोविड सेंटर के स्टोर के हो, वहाँ के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। और एक पूरी कड़ी है जिसके मुख्य किरदार जो है वो चौरसिया बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि तमाम अधिकारियों ने कल रात भर उनसे पूछताछ की गई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में इंजेक्शन को कहाँ भेजा गया, क्योंकि इन इंजेक्शनों के जिनकी चोरी करने की बात की जा रही है, उसके अलावा भी कई इंजेक्शन ऐसे हैं जिनकी संख्या 400 से ज्यादा बताई जा रही है, जो सप्लाई कोविड सेंटर में किए गए थे। हमीदिया अस्पताल के 800 से ज्यादा किए गए थे, लेकिन रिकॉर्ड में और जो लोगों को जो इंजेक्शन मिले वो 400 के करीब मिले। तो ऐसे में जो 800 इंजेक्शन चोरी हुए, उसके अलावा भी करीब 400 इंजेक्शन है जिसका रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच को नहीं मिला है। तो बताया जा रहा है कि आईडी चौरसिया के कहने पे वहां से इन इंजेक्शनों की सप्लाई हुई और जब पता चला कि इंजेक्शन इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड में कम है, तो एक चोरी का पूरा घटनाक्रम रचा गया। इस तरीके की अभी तक की कहानी सामने आई। हालांकि ये सब तमाम बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई रेनू, लेकिन आगे चल के इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच जल्द खुलासा करेगी। हालांकि किसी तरीके की गिरफ्तारी अभी नहीं चौरसिया की हुई है, चौरसिया से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन जो शक की सुई है वो आकर अब चौरसिया पे आकर अब टिक गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जो 800 इंजेक्शन चोरी हुए थे उसके लिए पूछताछ तो हुई थी, लेकिन जो 400 भी एक दवा है जिन इंजेक्शन की कोई जानकारी रिकॉर्ड कोई नहीं है और ये इंजेक्शन कहाँ गए हैं, इसकी भी क्राइम ब्रांच पता लगाने में जुटी हुई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील करें। लोग गांव, बस्ती और कस्बे से 30 अप्रैल तक नहीं निकले। इस मौके पर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को 3 महीने का राशन, मुफ्त राशन दिया जाए। 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा बांटा जाए। वहीं कोरोना से बेकाबू हालात के चलते प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद अब सेना से मदद मांगनी पड़ी है। बेड कम पड़ने के कारण अब आर्मी और केंद्रीय संस्थानों के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। आर्मी ने भोपाल, जबलपुर, सागर व ग्वालियर में 430 बेड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर को देने का भरोसा दिया है। तो इसमें से भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था की जाएगी। आर्मी के अफसरों ने मरीजों की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए। पीसी शर्मा ने कहा कि सबको समय पर वैक्सीन लग जाए, ये इंतजाम किए जाने चाहिए। दवाओं और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था हो। बीजेपी के नेताओं को डॉक्टरों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता और भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने भी निशाना साधा। के कुछ नेताओं ने यह मान लिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो लकड़ी और सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि भोपाल के डॉक्टर्स पे भरोसा रखें और बेहतर ये होगा कि ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर की का इंतजाम करें। समाज कहता है मुक्ति वाहन की व्यवस्था कराइए, आप लोग बोलते हो तो मैंने मुक्ति वाहन की व्यवस्था कराई। अगर मैंने भदभदा विश्राम घाट में 21 ट्रक लकड़ी पहुंचा दी तो मुझे लगता है कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कांग्रेस के दक्षिण पश्चिम के विधायक को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वे अपनी गिरबान में झांके और अब कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके साथ में जो घूमते हैं छुड़वैये, वो भी कम से कम डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें, कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट नहीं करें। समाज में उनकी कारप्रणाली को लेकर काफी गुस्सा है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कोरोना काल और सियासी उपवास, कभी वार कभी पलटवार। जी हां, प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां सरकार को फेल बताते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उपवास पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में अस्पतालों में व्यवस्था करने के मामले में सरकार फेल है। मरीजों को ना तो इंजेक्शन मिल रहा है, ना बेड और ना ही ऑक्सीजन। पीसी शर्मा का ये उपवास आज 12 बजे तक होगा। लोगों को एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, ये स्थिति सरकार ने बना दी है, जिला प्रशासन ने बना दी है। ये इनके पास एक ही फॉर्मूला है सबका, लॉकडाउन और ऑक्सीजन नहीं मिले तो लोगों की जान चली जाए, और जान चली जाए तो कब्रिस्तान और शमशान घाट पे उनका दाह संस्कार कर देना। मैं बैठा हूँ यहाँ पे आज 3 बजे से 21 घंटे का मैं उपवास रखूँगा और कल 12 बजे तक रहूँगा। और मेरा कोई राजनीति करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरा ये है कि ये मेरे शांतिपूर्ण उपवास से अगर ये प्रशासन जाग जाए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वहाँ मिल जाए, उनकी जान बच जाए, लोगों की जान बचाना यही एक उद्देश्य है। इसके लिए जनप्रतिनिधियाँ देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू है, लिहाजा सरकार सख्ती दिखा रही है और एमपी में भी शिवराज सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और कांग्रेसी नेता कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ खड़े हो गए हैं। व्यापारियों के साथ ही कांग्रेस विधायक और कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक धरना देकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान जब एसडीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनसे ही उलझ पड़े। इतना ही नहीं, एसडीएम को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली। तो वहीं बाबू जंडेल ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू नहीं, गोली कर्फ्यू लगा दो। द्वारा जो तानाशाही चलाई जा रही है और उनके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी वो हो, उन लोगों ने
जो है व्यापारियों के साथ जिस तरह का कुठाराघात किया है उसके खिलाफ हम ये आवेदन देने आए हैं और हमने स्पष्ट रूप से कलेक्टर महोदय को आवेदन में लिख करके दे दिया है और कह दिया है कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिबंधित क्षेत्र के दुकानदारों को खोलने की अनुमति दी जाए। ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो जनता और प्रशासन इन सब लोगों ने एक साथ मिलाकर अपने को एक साथ लागू करना है, क्योंकि बढ़ता कोरोना है और उससे हम सबको लड़ना है ना। अभी कोरोना कर्फ्यू में व्यापारियों की मांग ये थी कि उनका माल बहुत आ गया और उनको आर्थिक हानि हो रही है। मेरा तो मानना ये है कि व्यापारियों की आर्थिक हानि, किसानों की, जितने भी लोग हैं उनकी आर्थिक हानि अगर हो रही तो अपने अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को ही वो अफेक्ट कर रहा है। तो अपन ये जो कोरोना और आर्थिक हानि इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के सामंजस्य अपन इसका हल निकालेंगे। एमपी का कोरोना अपडेट आपको दे दें, जहां 24 घंटे में मिले 12,897 नए मामले, ठीक होकर 6,836 मरीज गए। 24 घंटे में 79 मरीजों की मौत हुई। इंदौर में मिले कोरोना के 1,753 नए मरीज, तो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 74,558 हो गई है। तो लगातार कोरोना संक्रमित नए मामले सामने आते जा रहे हैं और एक बार फिर से 24 घंटे में 12,897 नए मामले सामने आए हैं और जो ठीक हुए हैं वो है 6,836 मरीज। 24 घंटे में 79 मरीजों की मौत का मामला और इंदौर में सबसे ज्यादा 1,753 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 74,558 हो चुकी है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश से एक अच्छी खबर आई है, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार आया है। 5 दिन में 32,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात देते हुए स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 दिनों में 32,294 कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर वापस घर लौट चुके हैं। 15 अप्रैल को 3,970, 16 अप्रैल को 7,496, 17 अप्रैल को 6,497, 18 अप्रैल को 7,495 और 19 अप्रैल को 6,836 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि आंकड़ा संक्रमित मरीजों की तुलना में आंकड़ा आधा है। मध्य प्रदेश में जितने संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, उसी संख्या के आधे मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कोरोना संकट और मरीजों के इलाज में बदइंतजामी के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना सुरक्षित रखा फैसला। जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं और ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की पत्र याचिका सहित 6 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न होने पाए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाए और देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार विदेशों से रेमडेसिविर का आयात भी करवाए और सबसे बड़ा निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी जरूरतमंद कोरोना मरीज को 1 घंटे के भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि वो प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खोले गए सभी कोविड केयर सेंटर्स को फिर से खोले। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली ना कर पाएं और सरकार इलाज की दरों को फिक्स करे। कोर्ट ने प्रदेश में विद्युत शवदाह गृहों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट राज्य सरकार को इन सभी दिशा निर्देशों पर अमल करने का आदेश दिया गया है और उससे अगली सुनवाई से पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए। तो वही मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। जो भयावह स्थिति पिछले 2 या 3 सप्ताह में उत्पन्न हो गई है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने जो सो मोटो याचिका थी उसको सुनवाई पर लिया, जिसमें कुछ आवेदन भी पेश हुए थे और कुछ नई याचिकाएं भी पेश हुई थी। मूलतः सब याचिकाओं का सार ये था कि कोरोना विस्फोटक हो गया है और राज्य सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरह नाकाफी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संकट में सियासत भी हो रही है, लेकिन सवालों के साथ समाधान भी निकाले जा रहे हैं। उठ रहे हैं मदद को हाथ। महामारी जहां राजनीति के चश्मे से दिखाई नहीं देती, तो हर तरफ से संकट से लड़ने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। देखिए वो नेता जिन्होंने वाकई जनप्रतिनिधि होने का जिम्मेदारी निभाई है। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन इंदौर की फिक्र हर घड़ी है ऑक्सीजन का संकट हल हो सके। पहली कोशिश अब इंदौर के लिए उपलब्ध कराए 1700 रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कलेक्टर के जरिए मरीजों को मुफ्त मिलेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के आग्रह पर 2 टन ऑक्सीजन जबलपुर के लिए उपलब्ध कराई। अपने निजी प्रयासों से इंदौर के विधायक संजय शुक्ला का जिक्र भी यहां जरूरी हो गया है। तैयार खड़े रहे और जिक्र भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा का भी, जिन्होंने 6 अस्पतालों को शांति वाहन ही नहीं उपलब्ध कराए, विश्राम घाट में अंतिम संस्कार के इंतजाम भी कराए। संकट की घड़ी ऐसे ही मजबूत साथ से टल जाती है। महामारी से लड़ाई के लिए जरूरी है हर तरफ से उठे मदद का हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा कोरोना संक्रमित हैं। उनके बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद भेजा गया। डॉक्टर सत्येंद्र को भेजने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने सागर से भोपाल तक करीब 175 किलोमीटर का लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद डॉक्टर सत्येंद्र के बेहतर इलाज के लिए पहल की थी, जिसके बाद सत्येंद्र को एयर एम्बुलेंस की मदद से हैदराबाद भेजा गया है।